स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। किंतु जब यंत्रीकरण का बहुत प्रचार होने लगा तो श्रम विभाजन के साथ साथ समाज भी वर्गों में विभक्त होने लगा। तब काव्य का संबंध भी धीरे धीरे मानव के भौतिक जीवन से अलग होने लगा। अर्थात यंत्रीकरण के काल में पहली बार श्रम और काव्य का संबंध टूटने लगा। आदिम समाज में काव्य की उत्पत्ति श्रम और श्रम हित के लिए ही हुई थी, लेकिन आज वह केवल मन बहलाव की वस्तु बनकर रह गई। कवि भी अपना दायित्व भूलकर सामाजिक भावना के स्थान पर वैयक्तिक भावना को महत्व देने लगा। इसके फलस्वरूप काव्य या साहित्य भी मानव भौतिक जीवन से विमुख होने लगा। मार्क्सवाद और साहित्य के मूल्य। आमतौर से काव्य या साहित्य का लक्ष्य उद्देश्य सहित होता है। उद्देश्य रहित साहित्य बहुत दिनों तक जीवित नहीं होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि विभिन्न युगों में साहित्य कलागत उद्देश्यों से समाविष्ट होकर रचा गया है। उदाहरण के लिए वीर गाथा काल में वीर काव्य और भक्ति काल में भक्ति काव्य। इस तत्व के आधार पर हम विचार करें तो पता लगता है कि मार्क्सवादी तथा गैर मार्क्सवादी साहित्य रचना का कालगत उद्देश्य स्पष्ट रूप से भिन्न रहा है। इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। मार्क्सवाद कला के लिए वाले सिद्धांत का खंडन करता है और कला जीवन के लिए वाले सिद्धांत का समर्थन करता है। पिछले पृष्ठों में यह बात स्पष्ट की गई है कि आदिम साम्य व्यवस्था काल के मानव जीवन से ही कला या काव्य की उत्पत्ति हुई है। मार्क्सवादी साहित्यकारों का यह मत है कि शास्त्रीय विज्ञान प्रकृति को अपना गुलाम बनाकर अर्थात उससे संघर्ष करता और जीतता हुआ वैज्ञानिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। उसी प्रकार साहित्य की भी मानव समाज की तत्कालीन समस्याओं से प्रभावित होकर मानव जीवन की उन्नति एवं नव समाज निर्माण की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब साहित्य की सृजना मानव जीवन से बद्ध होती है तो मानव कल्याण तथा उन्नति भी उसी साहित्य पर आधारित होना स्वाभाविक है। किंतु यह बात सच है कि जब तक उससे साहित्य में यथार्थ वास्तविकताओं की छाप नहीं पड़ेगी तब तक वह साहित्य निर्जीव ही कहलाएगा। साहित्यिक मूल्य युगीन जीवन दर्शन के अनुरूप होना चाहिए। वह स्वयं में स्वतंत्र न होकर सतत गतिशील भावों से भरपूर होना चाहिए ताकि समाज उससे निरंतर विकास की प्रेरणा प्राप्त कर सके। जब तक कोई भी साहित्य कलागत परिस्थितियों को समझे बिना सुधार की बात कहने लगता है तो वह साहित्य स्थिर न होकर काल चक्र की गति में कुचला जाकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो कलाकृति मनुष्य की सृजनात्मक शक्तियों को थपकियां देकर सुलाती हैं और उसे अफीम का नशा सा पिलाकर जीवन के संघर्ष में विरत करती है, वह निश्चयहीन कोटि का है। मार्क्स के पूर्व कुछ विचारकों ने साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार अपनी समस्याओं को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने तत्कालीन मानव जीवन से पलायन नहीं किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने तत्कालीन समाज के विचारों एवं विश्वासों में ही मानव जीवन एवं समाज को समझने तथा उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का यत्न किया। इसलिए वह साहित्य आज तक भी नहीं मिल पाया है। प्लेटो 428 से लेकर 348 बीसी की रिपब्लिक में समाजवादी व्यवस्था की व्याख्या की गई थी, लेकिन आज वह केवल राजनीतिक आदर्श के रूप में रह गई है। प्राचीन ईसाई समाज में भी एक प्रकार के साम्यवाद की बू थी, परंतु वह केवल एक मात्र धार्मिक संगठन ही था। इसलिए उस प्राचीन विचारकों के विचार एवं विश्वास केवल हवा महल की बातों के समान थी, जो आधुनिक युग तक आते आते उनका रूप अदृश्य हो गया।